स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी अरीना पर। आज हम 12 फरवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो कि यूपीएससी 2025 के प्री और मेंस के हिसाब से जो महत्वपूर्ण रहे हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं। पहला एडिटोरियल जो कि हमने ये हिंदू से उठाया है और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेशन में भी कर रखा है। तो ये प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग बता रखा है कि और स्टेट सेंटर रिलेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है कि स्टेट सेंटर रिलेशन क्या है, उसके बारे में बता रखा है, जो कि यूपीएससी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट थीम है, जहां से अक्सर क्वेश्चन आता है, ना सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी। अगर आप इसको थोड़ा सा आप जानना चाहें इसके बारे में, तो आपको इस पूरे इसमें सिर्फ दो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 174 की चर्चा कर रखी है और एक टर्म और इसमें यूज कर रखा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनको एक बार हम समझ लेते हैं कि है क्या ये चीजें। जरा इसके लिए एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो आर्टिकल 174 और आर्टिकल 74 क्या है और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये इसमें तीन चीजें बता रखी हैं। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका जो हेड होगा वो पीएम होगा। यानी कि अभी जो मंत्री परिषद का हेड है वो प्रधानमंत्री, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो होंगे और ये प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देंगे। आर्टिकल 174 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधानसभा में दो सत्रों के बीच मैक्सिमम अवधि 6 माह हो सकती है। यानी कि दो सत्र के बीच मैक्सिमम अवधि 6 माह हो सकती है, जिसे सत्रावसान और सत्र स्थगन, इन दोनों के बीच जो अवधि है वो 6 माह हो सकती है। हालांकि ऐसा संविधान में बता रखा है कि 6 माह अवधि है, ये नहीं बता रखा है कि कितने सेशन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो मंत्री हैं वो सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे और ये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं, ये सामूहिक उत्तरदायित्व होंगे। तो यही इसमें बता रखा है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो ये बीरेन साहब है, इन्होंने कर दिया है साहब रिजाइन। इन्होंने रिजाइन कर दिया है मणिपुर में रिजाइन कर दिया है। तो वहां के गवर्नर ने कहा है कि साहब यहाँ पे एक रिपोर्ट पेश कर दी है कि यहाँ पे अब नई सरकार का गठन थोड़ा अनिश्चित है, तो आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दीजिए। प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के द्वारा। 356 होता है जब गवर्नर कहे कि साहब हमारे यहाँ पे संवैधानिक तंत्र है वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो आप प्रेसिडेंट को ये रिक्वेस्ट करें और प्रेसिडेंट को बोले कि इम्पोज कर दो प्रेसिडेंट रूल। 365 ये है जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी कि केंद्र के निर्देशों की पालना राज्य नहीं कर पाए, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता में 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर आप लेंगे, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बेसिक नॉलेज, आर्टिकल आपके क्लियर हो गए हैं इसमें। ये 2 माह में संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से इसको अनुमोदन चाहिए और इसे हटाने के लिए कोई पार्लियामेंट अपने आप से प्रयास नहीं कर सकती, ये प्रेसिडेंट ही हटा सकता है स्वयं से। और प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए मंत्री परिषद सिफारिश करेगी। अभी केस क्या हो रहा है मणिपुर के केस में साहब, कि मंत्री परिषद सिफारिश कर दे रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पीएम साहब है नहीं, तो मंत्री परिषद सिफारिश सही से कर नहीं पा रही है। गवर्नर ने उधर कह दिया है कि साहब आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, रिपोर्ट अपनी पेश कर दी है, लेकिन इधर से प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस नहीं दी जा रही, तो उस चक्कर में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ये उस रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल बता रखा है इसमें। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रेसिडेंट रूल है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। एसआर बॉम्बे केस ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट रूल जुडिशरी रिव्यू के अंदर आता है। मालाफाइड, अगर कोई वो मालाफाइड तरीके से लिया गया हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिया गया हो तब। तो उसके नीचे एक्सप्लेन सीरीज जो ये है, इसमें बता रखा है कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में जो भी आपको स्टेटिक्स दे रखा है कि क्या क्या है स्टेटिक्स मेनली। इसमें ये बता रखा है कि प्रेसिडेंट रूल 29 स्टेट और यूटी में 134 टाइम्स लग चुका है अब तक, और
मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो लगा है वो मणिपुर, ये मणिपुर नहीं है, मणिपुर और यूपी में लगा है 10-10 बार ईच। लेकिन सबसे लंबे टाइम के लिए कश्मीर में लगा है 12 साल के लिए, और उसके बाद पंजाब में लगा है 10 साल के लिए। आपको अभी बताया था एसआर मुंबई केस, जिसमें जुडिशियल रिव्यू को अलाउ कर दिया है, ये वही है। और ये 3 रीजन है: इलेगिलिटी, मैलाफाइड, एब्यूज ऑफ पावर। ये एडिटोरियल, ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में जीएस 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड अगर कोई पीवाईक्यू है तो क्या है। हालांकि इस थीम से पीवाईक्यू आए हुए हैं, जैसे कि ये है 8वां क्वेश्चन, ये 2020 में आया हुआ है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस ही और सी थिंक्स फिट। ये सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को बुला सकती है जहां वो सही समझे। ऐसे ही गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव को बुला सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन एट ऑफ द पार्लियामेंट इन ए ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सीजन। हमने अभी पढ़ा आर्टिकल 174। ऐसे ही आर्टिकल 85 पार्लियामेंट के रिगार्डिंग सेम प्रोविजन करता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में बता नहीं रखा है कि 3 सेशन होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि 2 सेशन के बीच मैक्सिमम जो अवधि हो सकती है वो 6 मंथ हो सकती है। तो ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं मेंशन कर रखा है। तो बगल के बगल से ही ऑप्शन काट देते हैं, ये कट, बचा 1 एंड 3। दोबारा 3 पढ़ते हैं। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर। ये बिल्कुल सही है, ऐसे कोई स्पेसिफिक डेट बता नहीं रखे हैं। आप देखेंगे कभी पार्लियामेंट 70 डेज चलती है तो कभी 110 डेज चल जाती है। ये अलग अलग इसके डाटा हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बता रखा है 2019 के, ये पीवाईक्यू आया है। इसमें बता रखा है गवर्नमेंट मेक्स ए कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ये बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट में ऐसा प्रेसिडेंट करता है। अभी बजट पेश हुआ था, वो पहला सेशन था, उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने अपने अभिभाषण किया था। और एक इसमें जानने वाली ये चीज है, ये संयुक्त बैठक होती है और ये प्रस्ताव पास होना जरूरी है। अगर ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, ये जो अभिभाषण का प्रस्ताव है ये पास नहीं हो पाया उनके अभिभाषण के बाद, तो सरकार गिर सकती है। इसे पास होना जरूरी है। ये अभी चर्चा में भी रहा, क्योंकि विवाद हो गया था, सोनिया गांधी जी ने कुछ कह दिया था तो उस पे कि आपने अपमान किया है। तो ये सही है इसका। वही ने स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव ए रूल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ये बिल्कुल सही है। अगर छोटी संस्था है, उसका किसी विषय पर अगर कानून नहीं है तो उस विषय पर वो बड़ी संस्था का हमेशा फॉलो करेगी। ये बात है। अगर कोई कानून, अगर कोई मुद्दा है उस पे हाईकोर्ट के पास अगर प्रक्रिया का अभाव है, तो ये जाहिर सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो उस विषय से रिलेटेड प्रक्रिया है उसको फॉलो करेगा। तो ये कॉमन सेंस का, ये फर्स्ट जो आपको हमने पढ़ाया उससे ही है, सेकंड आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट इंडिया है। ये बता रखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में अंतर है। लेकिन ऐसा क्या अंतर है जो इंडिया के पास है लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के पास नहीं है? बोथ है रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ये बिल्कुल सही है, ये दोनों के पास ही है। ये लेकिन ये सिर्फ इंडिया के पास नहीं है, तो इस रिगार्डिंग ये गलत हो जाएगा। इस सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों पे अप्लाई होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाइक कैरेमल लेजिस्लेचर, ये भी सही है। द्विसदनीय व्यवस्था इंडिया में भी है और वहां भी है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अरे ये थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम संप्रभु है, वहां जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा है नहीं। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में ये कहा जाता है कि वह एक मेल को फीमेल और फीमेल को मेल घोषित करने के अलावा वो सब कुछ कर सकती है। तो ये केवल इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, क्योंकि हमारे यहाँ विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। तो ये भी हो गया। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताना है कि कौन सा उसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइज द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट,
ये स्टार्टिंग पढ़ के ही लग रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म को कम क्यों करेगा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये गलत है। डी वाला देखते हैं, डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अरे ये तानाशाही के लक्षण है, जब आप उसके किसी लीडर को मजबूत कर रहे हैं तो ये तानाशाही का लक्षण है। ए मैकेजिन फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हो रही है, टू द पीपल स्टेबलाइज हो रही है, ये थोड़ा है, इसको एक बार रखते हैं साइड में। ए मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंक्रीजिंग डेट। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, कैबिनेट का ये काम नहीं होता, ये उसके स्टाफ का काम होता है, तो ये भी गलत। तो सी इज करेक्ट, इसका आंसर सी करेक्ट है। ये इन्वायरमेंट से आया है और इन्वायरमेंट प्लस ये साइंस से आया है, ये दोनों जुड़ के आए हैं। आप पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे, जितने भी पीवाईक्यू पूछे हैं वो साइंस को इन्वायरमेंट के साथ लिंक करके पूछे जा रहे हैं आजकल, इन दोनों को लिंक करके पूछा जा रहा है। और बिहेवियर के बारे में पूछा जा रहा है कि जो एनिमल्स हैं उनका नॉर्मल बिहेवियर कैसा है, ये पूछा जा रहा है। और ये थीम 2023, 2024, इससे पहले 2020 में भी ये पूछा गया था, और 2020 में तो सीधा क्वेश्चन एलिफेंट से आया हुआ था। इसमें ये बता रखा है कि एलिफेंट जो होते हैं वो बिहेवियर अपना कैसे मैनेज करते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, तो वो उसके बारे में इसमें बता रखा है। इसमें जो जितना भी बता रखा है वो हमने नीचे आपको लिख के भी दे रखा है इधर, अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज बता रखी है कि एलिफेंट 70 साल से ज्यादा जीते हैं, और ये 70 साल में अपने जो हर्ड है, जो अपना जो ग्रुप है, हर्ट नहीं ये हर्ड है, अपना जो ग्रुप है उससे अलग होते भी रहते हैं और आपस में कम्युनिकेट भी करते रहते हैं। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ साउंड डेवलप किया है जो लो फ्रिक्वेंसी टू हाई फ्रिक्वेंसी होता है। लो फ्रिक्वेंसी मोस्टली ओल्डर एलिफेंट यूज करते हैं, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो यंग एलिफेंट यूज करते हैं। और यंग एलिफेंट अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, ये भी इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है। और एलिफेंट जो होते हैं वो कम्युनिकेशन में चारों प्रकार के, जैसे कि रोर भी करते हैं, चिम्पलेट भी करते हैं, चिर्प्स भी करते हैं, ट्रम्प भी करते हैं, ये सब करते हैं। तो ऐसा अगर जैसे आजकल पूछ रहा है वो पीवाईक्यू में कि स्पेसिफिक उसके बारे में पूछ रखे हैं कि कौन सा है, जैसे कि ओरंगेटन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था 2023 में कि वो कौन सा एनिमल है जो अपनी पेड़ से एक डंडे से वो खुरद के दीमक को खाता है। तो ओरंगेटन एक बंदर का एक रूप होता है, उसके बारे में ये 2023 का क्वेश्चन ये देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बैगल डांस फॉर अदर टू देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ ए सोर्स ऑफ देयर फूड। ये बिहेवियर के बारे में पूछ रखा है, और बिहेवियर ये साइंस से लिंक होके पूछा है, और पूछा है इन्वायरमेंट के पोर्शन में, तो ये प्री के हिसाब से ये बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। हनी भी जैसा करती है मोस्टली। ये एलिफेंट के बारे में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल। ये ऑब्वियस ही है, अगर आपने पढ़ा ही होगा, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो ये होता ही है। ये उसके बाद मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, वो 22 मंथ रख सकते हैं। कैन भी बोला है तो ये एक अजम्पशन है, तो मोस्टली यूपीएससी में कैन बी वाले जितने स्टेटमेंट होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वो अजम्पशन पे बेस होते हैं, ये मोस्टली ये सही होते हैं। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कैल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। 40 ईयर्स यहाँ दे रखा और हमने जस्ट ही देखा है 70 ईयर्स, तो ये थोड़ा गलत हो गया। एकदम फैक्ट, अगर यूपीएससी आपको एकदम फैक्ट दे रहा है तो वो एक गलत होता है। जैसे अगर बैरन आइसलैंड का अगर आपको पीवाईक्यू याद हो तो उसमें दे रखा था वो लास्ट टाइम एक्टिव 1991 में हुआ था, जो कि गलत था। वो 1991 में नहीं हुआ था, 1984 या 1994 में हुआ था, जहां तक मुझे याद है। तो फैक्ट जो सिंपल देता है वो हमेशा गलत होता है, तो थर्ड इज रॉन्ग, तो ये गलत हो गया। कैन भी हो सकता है, देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन दोनों में ही है। अमंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। ये डाउटेबल है। ये डाउटेबल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जितने भी एलिफेंट और वाइल्ड एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हैं वो केरला में बहुत होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहीं हो। मैक्सिमम
तो लेकिन एलिफेंट की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कर्नाटक में भी पाई जाती है और एलिफेंट रिजर्व कर्नाटक और असम में सबसे ज्यादा है 5-5। तो इस बेसिस पे अगर हम जाए तो फोर्थ इज रॉन्ग, ऑब्वियसली वन इज करेक्ट। ये हमने पूरा कवर कर ही लिया। ये लोकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी का फेवरेट थीम है। 2023 का डॉनवास हो, 2024 का साहेल रीजन हो, कंटिन्यूसली पीवाईक्यू आ रहा है लगातार 2014 से। अगर आपकी मैपिंग वाला पोर्शन स्ट्रांग है तो 8 to 10 क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हैं हर साल के पेपर में, यानी कि आप 15 मार्क्स प्लस स्कोर कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे कि आपकी मैपिंग कैसी है। ये इंडियन मैपिंग और वर्ल्ड मैपिंग दोनों के बेसिस पे है ये, तो ये थोड़ा आपको देखना होगा। और इसमें मेनली ये चीज बता रखा है कि जो सीरिया है वहां पे जो गृह युद्ध चल रहा है उसके कारण ये जो पूरा ये मंदिर था टेम्पल ऑफ बेल, और ये पलमायरा में जो ये टेम्पल था ये क्षतिग्रस्त कर दिया है, एकदम तोड़ फोड़ दिया है, जो कि ये आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो ये इसमें बस लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि पलमायरा कहाँ है, तो पलमायरा सीरिया में है, ठीक है। पलमायरा कहाँ है, सीरिया में। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अभी गृह युद्ध कहाँ चल रहा है, गृह युद्ध अभी सीरिया में चल रहा है, ये भी बन सकता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी अक्सर यही पूछ रहा है। 2022 में भी जहां तक यही पूछा है, 2023 में जैसे बताया डॉनबास के बारे में पूछा था, 2023 में एक और पूछा था तख्ता पलट कहाँ हुआ है हाल ही में, ठीक है। 2024 में भी साहेल रीजन के बारे में पूछा था कि अस्थिरता वहां क्यों है, और ये अगर ये उसमें था कि दो स्टेटमेंट दे रखे थे और पूछ रखा था कि इनमें से कौन सा सही है। तो जैसे एक 2018 का ये पीवाईक्यू देखेंगे, अल्पेपो, किरकुक, मोसूल, मजार शरीफ, ये कहाँ का है। मजार शरीफ अगर आपको थोड़ा सा पता हो, ये अफगानिस्तान में, क्योंकि उस टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था यहाँ मजार शरीफ में, तो ये इंपॉर्टेंट एक मुस्लिम स्ट्रक्चर है और ये सिया मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मजार शरीफ इज करेक्ट। तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन कट गए। अलेप्पो अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट ये भी है सीरिया में, और मोसूल ये भी सीरिया में है, फलस्तीन में नहीं है ये। तो 3 इज रॉन्ग, तो ये यहाँ से सीधा ही आपका ये हो गया। उसके बाद इसमें पूछा फॉरेस्ट, अगला एडिटोरियल जो है ये GS2 के बारे में है, सॉरी GS3 के बारे में, इन्वायरमेंट पोर्शन से रिलेटेड है और ये फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड है। ये रिपीटेटिव थीम है यूपीएससी मेंस के हिसाब से, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें प्री के हिसाब से केवल फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या बेसिकली चीज इसमें है, तो वो जानने की जरूरत है। इसमें पूरा बता रखा है कि फॉरेस्ट फायर क्या है। इसमें सबसे एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक डाटा आपको याद रखने की जरूरत है। 36% ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया ये प्रोन है फॉरेस्ट फायर के, और उसमें से भी 90% फॉरेस्ट फायर हैं वो ह्यूमन कॉज की वजह से हुई हैं। ह्यूमन कॉज में ऐसा नहीं है कि मानव सिर्फ इंडस्ट्री के कारण कर दे रहा, नहीं, झूम कल्टीवेशन वगैरह या वन स्लाइस एंड वन फर्निंग, जो कि जो कर्तन दहन प्रणाली जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके कारण, खेती करने के कारण भी ये फॉरेस्ट फायर हो रही है। और फॉरेस्ट फायर के कई सारे इम्पैक्ट भी हैं, तो ये पूरा ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा, इसको आप मेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो ये इसमें बता रखा है, जो कि हमने बताया 36% ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट टू फायर, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट कवरेज, ये प्रॉन है फायर के। इसके बाद इसमें अगर देखें तो ये एनालिसिस किया गया है, एनर्जी, इन्वायरमेंट और वाटर स्टेट ने कहा है कि जो लास्ट दो डिकेड थे इसमें जो फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंट्स हैं वो 10 गुना बढ़ गए, जबकि फॉरेस्ट कवर है वो सिर्फ 1.12% ही बढ़ा है। तो आप देख लीजिए कितना तेजी से फॉरेस्ट फायर का इम्पैक्ट बढ़ रहा है।
कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर इन्होंने बता रखा है कि वेरियस रिपोर्ट ने कहा है कि 90% ऑफ फॉरेस्ट फायर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टली। उसमें भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम, अटेम्प्ट, कैंप फायर, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप कॉज में लिख सकते हैं ऐसे करके कि इधर ह्यूमन वाला, उसमें एग्रीकल्चर और कैंप फायर ऐसे करके, और इधर नेचुरल। नेचुरल में जब गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ने के कारण फॉरेस्टों में फायर की घटना लग सकती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में 2022 में फॉरेस्ट फायर हुआ था, जो बहुत न्यूज में रहा था, और तब से प्री में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो ये उसके हिसाब से, मेंस के हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेज फॉरेस्ट फायर के क्या है। नेचुरल भी होते हैं भाई, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह समाप्त हो जाते हैं। सोशल क्या होता है, वहाँ की जो सोसाइटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक, वहाँ से जो उस फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं सब बंद हो जाती हैं। उसके अलावा वहाँ पे टूरिज्म आदि पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब एक दूसरे से लिंक हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है, उसने क्या कह रखा है कि ये इंडियन फॉरेस्ट फायर जो है वो 69 मिलियन टन, ये टन नहीं टन है, 69 मिलियन टन ऑफ CO2 ऐड कर देती है। उसके बाद लॉस ऑफ नंबर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके बाद ये 1.74 CR लाख करोड़ का नुकसान कर रही है फॉरेस्ट फायर डिपार्टमेंट को। और उसके अलावा ये डिसरप्ट वाटर साइकिल को कर रही है, सोशल फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा रही है, डिग्रेडेशन कर रही है, ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट कर दे रही है। ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट में स्टे ले रहे हैं, और जिससे कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। गवर्नमेंट ने क्या क्या रेस्पॉन्स किए हैं इसके रिलेशन में, इसके रिलेटेड वो भी देखना जरूरी है। नेशनल एक्शन प्लान ऑफ फॉरेस्ट फायर ये लिया है। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट PP FFPMS, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने जनरेट किया है। उसके बाद गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट किया है वो फॉरेस्ट फायर के खिलाफ। उसके बाद प्रिवेंटिंग और मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज भी डेवलप की हैं। उसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी फ्रंट इन्होंने डेवलप किए हैं। उसके बाद ग्राउंड लेवल वेलिडिकेशन और रेस्पॉन्स अभी भी उतने पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पाए जितना होने चाहिए। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो हमें थोड़ा तमिलनाडु और उड़ीसा से थोड़ा सा इसमें केस स्टडी सीखनी चाहिए। तमिलनाडु और उड़ीसा ने ये कैसे कम किया फॉरेस्ट फायर, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव, पायलट इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए थे, वो थोड़ा इनसे सीखने चाहिए। उसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट केस स्टडी हैं वर्ल्ड की, नेपाल कम्युनिटी फॉरेस्ट यूजर ग्रुप और इंडोनेशिया फायर फ्री फायर विलेज प्रोग्राम। इन्होंने क्या कर रखा है कि जो लोकल्स है उनको स्ट्रेंथ कर रखा है, लोकल्स को स्ट्रेंथन किया है, यानी कि सामुदायिक भागीदारी के बदौलत इस मेन प्रॉब्लम को से निजात पाया है। इसके लिए हमें और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, जो लोकल नॉलेज है उसको मॉडर्न टूल्स के साथ मर्ज कर देना चाहिए। यानी कि इसमें यही बता रखा है कि सामुदायिक भागीदारी को सशक्त कर देना चाहिए। लोकल लोग हैं उनको मॉडर्न टूल प्रोवाइड करा के इसको रोकना चाहिए, जिससे ये बेहतरी तरीके से रुक पाए। उसके अलावा ये अगला क्वेश्चन GS3 प्लस प्रीलिम्स में इकोनॉमी के सेक्शन से है, और ये रिपीटेटिव थीम है। MSME MSP रिपीटेटिव थीम है, लगातार क्वेश्चन आते हैं। MSP के बारे में तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। एक तो होता है MSP, एक होता है FRP और SRP, और एक होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए भी MSP। ये 3 चीज आपको MSP के बारे में पता होना चाहिए। MSP जो नॉर्मल फसलों के लिए दिया जाता है, 22 फसलें इसमें शामिल हैं। FRP और SRP ये गन्ने के लिए दिया जाता है, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी MSP दिया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में दे रखा है। ये बेसिकली बता रखा है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने 10 लाख बेल्स ऑफ कॉटन खरीद लिए MSP पे। कॉटन के लिए MSP FCI ना देकर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देता है, जबकि सारी फसलों के लिए FCI प्रोवाइड कराता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए ट्राइफेड देता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा
करवाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। एमएसपी के बारे में, ये गारंटीड अमाउंट पेड टू फार्मर्स होती है और ये मिनिमम अमाउंट होती है, मैक्सिमम नहीं होती है, मिनिमम अमाउंट ये मिनिमम अमाउंट होती है, ये मैक्सिमम नहीं होती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इससे ऊपर भी खरीद सकता है अगर वो चाहे, या कोई भी और खरीदे तो इससे ऊपर खरीदेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इतना देगी देगी। ये कौन ये फिक्स करता है? तो इसके रिगार्डिंग एक चीज याद रखिए, इसे फिक्स कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये फिक्स करता है और ये देता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, जो पीएम अध्यक्ष करते हैं, ये रिकमेंड करते हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये इसे घोषित करती है। अगर पूछे कौन इसकी रिकमेंडेशन करता है तो सीएसीपी करता है, और कौन इसे घोषित करता है तो सीसीईए करता है। ये भी पूछा जा चुका है कि कौन इसे करता है। इसके रिगार्डिंग एक जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक कैबिनेट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के पीवाईक्यू में, तो उस लिहाज से ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस बारे में थोड़ा सा जागरूक रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंडर ये आती है और जनवरी 1965 से ये आपको बता ही दिया है। सीसीईए के बारे में अभी बता ही दिया है, पीएम हेड इसे करते हैं, चेयर, और ये फाइनल डिसीजन लेती है, ये आपको अभी बता ही दिया है। एमएसपी शुरू क्यों किया गया था? एक तो ये सबसे बड़ा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्यों किया गया था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो गेहूं और चावल पे ही फोकस किया गया था। अब उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए और क्रॉपों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये किया गया था। उसके अलावा जो ग्रोअर्स है उनको अपने उत्पादन की सम्मानजनक कीमत मिल सके, इसके लिए भी किया गया था। इसमें कौन कौन सी क्रॉप कवर होती हैं? 22 क्रॉप होती हैं और एक गन्ने के लिए एफआरपी होता है, जो कि आपको बताया गया है। 22 में से 14 खरीफ है, 6 रबी हैं और 2 व्यापारिक हैं। व्यापारिक हैं जूट और कोपरा। एक बार इनको देख लेते हैं कौन कौन सी है, क्योंकि यहां से सीधा पीवाईक्यू पूछा जा चुका है कि कौन सी क्रॉप एमएसपी के अंडर आती, कौन एमएसपी किस क्रॉप को कवर करता है। तो इसमें 17 खरीफ और 6 रबी, हाँ एक ये बढ़ा दी गई थी। जो 2 व्यापारिक है वो भी इसमें ही शामिल कर ली है और एक प्लस और ऐड कर दी है, जो कि गन्ना है। हमने ऊपर 22 प्लस गन्ना बताया था, तो यही 23 हो गई है। रबी की 6 थी, 17 खरीफ की थी। इसमें से जो सीरियल्स हैं वो 7 है, अनाज 7 है, ऑयल सीड जो है वो भी 7 है, कॉमर्शियल क्रॉप कॉटन, कोपरा, रॉ जूट, शुगर केन हो गई हैं, और पल्सेज 5 है, चना, उड़द, मूंग, अरहर और मसूर। ये आपको एक एक क्रॉप याद रखनी होगी, क्योंकि ये पीवाईक्यू में आ चुका है। सिंपल नाम पूछ रखा है कि बताइए इनमें से कौन सा एमएसपी के अंडर आता है, और ये आपको पूरा प्रोसेस ही हमने बता ही दिया है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये कैलकुलेशन बता रखा है कि एक्चुअली कैलकुलेशन 2 तरीके से होती है। एक तो होता है एक्चुअल पेड आउट कितना है, कि मतलब जिसमें एक्चुअल कॉस्ट सीड, लेबर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर का होता है। एक होता है फैमिली लेबर, यानी कि आपने फैमिली लेबर कितना जोड़ा था और उसमें भी एक्चुअल पेड आपने कितना किया है। उसके बाद एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी कि एग्रीकल्चर कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर प्लस रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल और रेंट ऑन लीज। तो इसमें ये बता रखा है कि आप कौन सी फॉलो करेंगे। तो नेशनल कमीशन ऑफ एमएस स्वामीनाथन ने उसने C2 मेथड को फॉलो करने के लिए कहा है, लेकिन हम जो फॉलो कर रहे हैं वो है A2 प्लस FL इंटू 1.5। ये इसके लिए अभी जितने भी किसान आंदोलन चल रहे हैं वो इसको फॉलो करवाने के लिए मांग कर रहे हैं, जबकि हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं अभी। इसके बाद एमएसपी और एफआरपी में डिफरेंस क्या है? दोनों ही सीएफसीपी रिकमेंड करता है, ये यूनियन गवर्नमेंट फिक्स करता है, ये सीसीईए फिक्स करता है, ये तो वही है। कौन खरीदता है? जो एमएसपी पे वो सरकार खरीदती है, जबकि शुगर मिल एफआरपी पे शुगर मिल खरीदती है। समझ लो, ये सरकार नहीं खरीदती है, शुगर मिल इनको खरीदती है। क्रॉप कौन कौन सी कवर कर रखी है? 22 क्रॉप प्लस शुगर कैन 23, और एफआरपी स्पेशली शुगर कैन के लिए होता है। पेमेंट गारंटी इनके लिए कोई लीगल गारंटी नहीं है, जबकि एफआरपी के लिए लीगल ऑब्लिगेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है, जबकि एमएसपी से 2 से 3 बार क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है पिछले 5-7 साल में। कैलकुलेशन बेसिस आपको समझा दिया है। पेनल्टी फॉर नॉट पेइंग, जब ये लीगल नहीं है तो पेनल्टी नहीं होगी, ये कॉमन सी चीज है, लेकिन ये लीगल है तो इस पर पेनल्टी होगी।
तो ये अगर हम PYQ एक बार देख लेते हैं इसका, ये देखिए 2018 का क्वेश्चन सीधा का सीधा इससे पूछा गया है कि द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA MSP का घोषणा करता है, उनमें से कौन सा है। देखिए उसमें सबसे ऊपर दे रखा है टर्मरिक। आप कॉमन सा सेंस लगाइए कि टर्मरिक हल्दी के लिए थोड़ी वो करेगा, क्योंकि हल्दी एक तो पूरे भारत में नहीं होती है और हल्दी खाने के लिए भी नहीं होती है, समझ रहे हो, ये एक मसाला है, तो इसके लिए तो मुश्किल ही करेगा, बहुत रेयर है कि इसके लिए कर दे वो। तो ये यहाँ से अगर आप सीधा काटेंगे तो दो ऑप्शन आपके पास मिल गए। बार्ले, कॉफी, कॉफी के लिए आपने नहीं सुना होगा कि MSP होगा, क्योंकि कॉफी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और ये भी एक स्पेसिफिक एक लिमिटेड जगह में होता है, तो इसके लिए भी नहीं होता है, तो ये भी कट गया। तो 2456 इसका राइट आंसर है। तो अगर आपने इसमें जो ये नीचे लिखे हुए हैं इसमें देख लीजिए, ये सारे जो दे रखे हैं ये सब सीसम ये हो गया आपका, ये सब इसमें बता रखा है, वही चीजें हैं। उसके बाद अगले एडिटोरियल पे आते हैं। एक और इसका क्वेश्चन था जो शायद ऊपर है, रह गया है। हाँ, ये दो क्वेश्चन थे, 2020 का था। इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स पल्सेज एंड ऑयल सीड्स, ऑल इंपॉर्टेंट, जहां पे भी यूपीएससी ऑल पूछे वो एक मोस्ट डाउटेबल चीज हो जाती है, वो लगभग क्वेश्चनेबल चीज होती है। एट MSP इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट, अनलिमिटेड नहीं खरीदता, ये देखने वाले कि ऑल सीरियल नहीं खरीदता जबकि फिक्स 22+1 खरीदते हैं, तो उससे ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेज द MSP इज फिक्स इन एनी स्टेट एट ए लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। बिल, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये होता तो वो मैक्सिमम होती ना, मिनिमम थोड़ी होती, जबकि है मिनिमम, यानी कि मार्केट प्राइस उससे ऊपर जा सकती है, अगर कोई खरीदना चाहे तो उससे ऊपर खरीद सकता है, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत। डी ऑप्शन। अब देखिए जो मैंने बताया था आपको, जो नाम आपको याद रखने किरल, उसमें यहाँ से देखिए, अगर ये आपको नाम याद नहीं है, ये लॉजिक से भी हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स, ये थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। सम ट्राइब पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। यार नाइजर सीड क्या होता है? काला तिल होता है। काला तिल का तेल यूज करते हैं ना, नॉर्मली घर पे तिल का तेल यूज होता है, तो कोई ट्राइब क्या पता करती हो, क्या पता, और इतनी सारी ट्राइब से करती होगी कोई ना कोई, तो ये जहां तक सही है। डी हट गया इसमें से। नाइजर इज कल्टिवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप। खरीफ माने भाई गर्मी में जो उगता है वो हुआ खरीफ। नाइजर, अगर तिल के लड्डू कब बनते हैं? सर्दियों में बनते हैं ना तिल के लड्डू, गर्मी में कैसे उग जाएगा? समझ रहे हो, जब खाया ही आदमी उसे, उसमें खाता ही उसे उसमें सर्दी में, तो कैसे उगेगा? तो ये भी। और इसे एक बात बताओ, आपने अगर इसे सर्दी में उगाया तो इसका प्रोडक्शन जो होगा वो कब होगा? अप्रैल में होगा। इसके लड्डू कब गर्मी में बनाओगे? नहीं ना। तो खरीफ क्रॉप के रूप में ये कल्टीवेट होता है। MSP ये घोषित करता है, ये आप पढ़ लीजिए, तो ये सही है। तो तीनों सही है इसमें। नाम नाइजर अपन ने नीचे पढ़ ही लिया है कि है इसमें भैया। सिंपल सिंपल चीजें हैं इसमें। आपको ये पूरा ये चार्ट तो मेनली आपको याद होना चाहिए अगर आप यूपीएससी में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आगे लोगों से चलना चाहते हैं तो। और एक एक क्वेश्चन की भाई बड़ी वैल्यू है, लोग 0.33 से रहे हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। मैं खुद 2023 के सीसेट में फेल हो गया था, बिकॉज मैंने एक को काउंट नहीं किया था मेरे एक क्वेश्चन में। उसने पूछ रखा था 7x+96 से, ऐसा ही एक क्वेश्चन था, उसमें पूछ रखा था इसके कितने विभाजक है। मैं एक को काउंट करना भूल गया था, मैंने रेस्ट सारे काउंट कर दिए थे। ऑप्शन थे 6, 7, 8, 9, मैं 8 मार के आ गया था, आंसर 9 था क्योंकि एक को काउंट नहीं किया था, और इसकी बदौलत में सीसेट में फेल हो गया था। हालांकि मैंने जीएस में तो मेरे नंबर ज्यादा थे कट ऑफ से। अगला अगला आता है IIT मद्रास डेवलप्स इंडिजीनियस शक्ति सेमीकंडक्टर चिप्स। मोदी साहब खुद कह रहे हैं भैया सेमीकंडक्टर बनाओ, डिजाइन इन इंडिया हमने शुरू कर दिया है। समझ रहे हो, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए साइंस का है, उसमें भी GS3 का है, उसमें भी इकोनॉमी पोर्शन का भी है और साइंस टेक का भी है। सिंपल सिंपल आपको पता होना चाहिए कि IIT मद्रास ने शक्ति सेमीकंडक्टर चिप डेवलप की है
और ये डिजिटल इंडिया RISC-5 के अंतर्गत ये किया है। DRIB इनिशिएटिव एक है, उसके अंतर्गत ये शुरू किया है। आपसे पूछ सकते हैं DIRB इनिशिएटिव किसने किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको लग रहा होगा ये बेवकूफ वाली चीज है, ऐसा नहीं है। जबकि अटल इनोवेशन मिशन का पूछा था UPSC ने कि अटल इनोवेशन मिशन कौन चालू करता है, नीति आयोग था। आधे लोग धराशायी हो गए थे कि क्या पूछ लिया, यही आजकल यही पूछ लेता है वो। ये आपको नीचे दे रखा है क्या है इसके बारे में इम्पोर्टेंट। उसके अगले पे आते हैं, तो इन्वेस्ट इन इंडियन ऑयल गैस सेक्टर, मोदी टू ग्लोबल एनर्जी मेजर्स। मोदी साहब अभी गए हुए हैं अपने GPAI में, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, तो अपनी सॉफ्ट पावर को वो डेवलप कर रहे हैं। सॉफ्ट पावर के द्वारा बताए रहे हैं कि भैया जो ये जितना भी ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है इसको थोड़ा कम करिए, जितना पेट्रोलियम का यूज हो रहा है इसको थोड़ा कम करिए। और आप हमारा जो अभी जो डेवलप हो रही है, जैसे कि जो हमारे गैस फील्ड वगैरह जो है, पेट्रोलियम फील्ड है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए ताकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी पहुंचे, जिससे कि वो उनका निष्कासन जो है वो इजी हो। तो इसके बारे में ये चीज बता रखी है। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी का इसमें चर्चा कर रखा है। अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है तो ये आपको पता होगा। इसमें 3 चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट प्रॉफिट से नहीं बल्कि सेल से अपना हिस्सा लेगी, प्लस आप अपनी मनपसंद जगह पर जाइए और वहां पे खुदाई करिए, और आपको वर्ष भर में आप कभी भी अप्लाई। इसमें ये 3 चीजें बता रखी। PIL के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, नया इनिशिएटिव 2021 में 22 में स्टार्ट हुआ था। PIL क्या है ये आपसे पूछ सकता है। PIL में जो आपको सब्सिडी मिलता है वो आप कितना आइटम बेच रहे हैं उस पे मिलता है। एक फिक्स ईयर के मुकाबले आप कितना आइटम बेच रहे हैं, कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको सब्सिडी मिलती है। उसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज भी बता रखी है, गैस में जो शेयर ऑफ गैस इन इंडियन एनर्जी मिक्स स्टैंड आउट 7%। ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है क्योंकि 2023 में पूछा था कि भारत का ग्लोबल ट्रेड में कितना परसेंट है, उन्होंने बोल रखा 2% से ज्यादा, जबकि 1.8% था। तो ये एक डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की जरूरत है। ये OALP के बारे में बता रखा है कि क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह जो है वो बता रखा है। मोदी साहब ने ये कॉप में अपना पंचामृत दिया था, आपको ये तो याद ही होगा। इंडिया सोलर एनर्जी जनरेशन भी खूब बढ़ गया है और 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है हम वर्ल्ड में। चाइना फर्स्ट पे है, USA सेकंड पे है और हम 3rd पे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बाद जो 5 इकोनॉमी है उनका टोटल प्रोडक्शन चाइना से के मुकाबले भी कम है। ये पूरा मेंस के रिगार्डिंग का है। उसके बाद हम एक नए उसमें चले तो इसमें बता रखा है US एड के बारे में। ट्रम्प US एड में क्या है कि साहब ये 1961 में स्टेबलाइज हुई थी और ये US द्वारा बहुत जगह एड पैसा देने के लिए हुई थी। ट्रम्प साहब ने कह दिया कि भाई साहब खत्म कर देंगे, हम एक पैसा नहीं देंगे किसी को। तो उसके रिगार्डिंग ये बता रखा है। ये कुछ जानने वाली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद पूछ सकता है कि US एड खत्म करने से इंडिया पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये पूछ सकता है। तो इंडिया पे इतना कोई खास इम्पैक्ट इसका है नहीं। एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जिसमें पैसा देते हैं, इसका इंडिया के रिस्पेक्ट में कोई खास है नहीं। आज इतना ही था। धन्यवाद आपका सुनने के लिए, आपका धैर्य बनाने के लिए। और ये एक छात्रों द्वारा छात्रों के लिए, छात्रों के हितों में ये इनिशिएटिव चालू किया गया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और इस चीज की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है @UPSC_Arena। UPSC अरीना के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो फॉलो करिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।